रिवरलैंड्स, क्राउनलैंड्स, रीच, नॉर्थ, ऐसे वेस्टेरोस के कई सारे अलग अलग रीजन के ढेर सारे हाउसेस ने ब्लैक्स को सपोर्ट शुरू कर दिया था और ग्रीन्स के प्रॉब्लम दिन ब दिन बहुत ही ज्यादा बढ़ रहे थे। इफ यू रिमेंबर तो ब्लैक काउंसिल ने उनके सबसे पहले मीटिंग्स में ये डिसाइड किया था कि वो किंग्स लैंडिंग के बंदरगाह तक कुछ भी ट्रेड होने नहीं देंगे। सो एक्चुअली वेलेरियन फ्लीट और मेलिस ड्रैगन पर बैठ के रेनिस ऐसे इन सब ने मिलके किंग्स लैंडिंग में कोई भी जहाज नहीं आने का पूरा अच्छे से बंदोबस्त करके रखा था। वेलेरियन फ्लीट और मेलिस ने एक बहुत ही जबरदस्त ब्लॉकेड करके रखा था और उसके वजह से किंग्स लैंडिंग के बंदरगाह पे कुछ भी खाना वगैरह हो और ऐसे ही ढेर सारी चीजें बिल्कुल भी किंग्स लैंडिंग में आ ही नहीं पा रही थी और ये एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम ग्रीन्स के सामने आ गया था। इसी में आयन आइलैंड से रेड क्रैकन डाल्टन ग्रेजॉय का रेवन आता है कि वो ग्रीन्स को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करेगा, तो उसके वजह से अभी ग्रीन्स और भी ज्यादा प्रॉब्लम्स में आ गए थे। सो ऑटो को तो पता था कि ये अगर वॉर उसे जीतना है तो उसे अपनी खुद की एक अच्छी फ्लीट वगैरह खड़ी करनी ही पड़ेगी, उसे एक अच्छा फ्लीट बनाना ही पड़ेगा और इसीलिए ऑटो हाईटॉवर ने यहाँ पे सहारा लिया ट्रायर्की का। तो ऑटो ने यहाँ पर अपना एक बहुत ही अच्छी तरीके से दिमाग चलाया। कई सालों पहले ट्रायर्की वर्सेस डेमोन एंड कॉर्लिस, इसकी कई सारी बैटल स्टेपस्टोन्स के इलाके में लड़ी गई थी और यहाँ पर ऑटो ने समझा कि ट्रायर्की वाले अभी भी डेमोन और कॉर्लिस से बहुत नफरत करते होंगे और वो मुहावरा तो आपने सुना ही होगा, दुश्मन का दुश्मन मतलब अपना दोस्त होता है। तो यही सोच के ऑटो ने ट्रायर्की को अच्छे खासे लेटर लिखे, उनके साथ अच्छे से कम्युनिकेशन किया और उनकी फ्लीट हासिल करने में वो सक्सेसफुल रहा था। बट फिर भी इसमें कई सारे प्रॉब्लम्स आ गए थे। तो हुआ यह था कि ट्रायर्की ने ग्रीन्स को सपोर्ट करना एक्सेप्ट तो किया था बट वो कुछ भी क्विक एक्शन ले नहीं पा रहे थे। वॉर शुरू होने के बाद में यही कुछ 2 से 3 महीने गुजरने आ गए थे बट ट्रायर्की ने अभी तक किंग्स लैंडिंग के मदद के लिए कोई भी शिप्स वगैरह भेजे नहीं थे। तो ट्रायर्की यानी कि लीस, मीर और टाइरोश ऐसे 3 अलग अलग शहरों का एक अलायंस था और हर एक सिटी के 11 मैजिस्टर्स से 33 लोगों का एक काउंसिल डिसाइड करता था कि ट्रायर्की को आखिर क्या करना चाहिए। अब ये जो एकदम रिच और पावरफुल 33 बंदे लोग जो रहते थे उन सभी 33 बंदों का अपना ही एक अलग अलग पॉलिटिकल गेम शुरू रहता और इसी वजह से कोई भी डिसीजन लेने के लिए उनको बहुत ही ज्यादा टाइम लगता। तो ऐसे बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम्स ग्रीन्स फेस करने लगे थे और जैसे ही एक दिन उन्हें स्मॉल काउंसिल मीटिंग में पता चलता है कि ट्रायर्की के शिप्स को उन्हें मदद करने में और थोड़ी देरी होगी तो वो सुन के एगोन द सेकंड को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया। उसने उस स्मॉल काउंसिल मीटिंग में सीधा सबके सामने ऑटो हाईटॉवर को फायर कर दिया। उसने ऑटो को स्मॉल काउंसिल के मीटिंग से रफा दफा कर दिया और उधर के उधर क्रिस्टन कोल को नया हैंड बनाया। सर क्रिस्टन मेरा न्यू हैंड होगा, उसके हाथ में लोहा है, उसके हाथ में तलवार है, सिर्फ पेन और पेपर नहीं है। ऐसा जब एगोन ने कहा तब ऑटो वहां पे सर नीचे झुका के स्मॉल काउंसिल रूम में से निकल जाते हैं। हैंड ऑफ द किंग बनते ही सर क्रिस्टन कोल ने अपना एक अलग ही हंगामा शुरू कर दिया। यही कुछ पिछले 3 महीने से रेड किप के डंजन्स में कई सारे अलग अलग लोगों को रखा गया था क्योंकि वो ब्लैक सपोर्टर्स थे। तो उन सबको क्रिस्टन ने सीधा रेड किप के दरबार में घसीट के लाया और कह दिया कि तुम सभी एगोन द सेकंड के सामने घुटने टिका दो वरना तुम्हें यही के यही मार दिया जाएगा। तो यहाँ पे कई सारे अलग अलग छोटे मोटे लॉर्ड्स को ऐसा लगा कि उन्हें ऐसे डायरेक्टली मार दिया नहीं जाएगा क्योंकि इतने टाइम से तो उन्हें अच्छे से डंजन्स में रहने दिया गया था, तो अब क्या ये उन्हें मारेंगे। बट यहाँ पर कुछ उल्टा हो गया। जो भी लॉर्ड या लेडी एगोन द सेकंड के सामने नहीं झुक रही थी उन सबको दरबार में ही काट दिया गया था और इसी में आए लॉर्ड कैसवेल। जी हाँ, वही लॉर्ड कैसवेल जिन्हें हमने देखा था हाउस ऑफ द ड्रैगन में और उन्हें उस वक्त एक्चुअली फांसी की सजा वगैरह दी गई थी बट एक्चुअली बुक में उन्हें कुछ टाइम के बाद मारा गया था जब दरबार में इस समय पर क्रिस्टन कोल
सबको बता देते हैं कि तुम्हें एगोन द सेकंड के सामने घुटने टिकाने पड़ेंगे, तो लॉर्ड कैसवेल ने सीधा कह दिया था कि तुम मुझे मार डालो, बट मैं इस लड़के के सामने नहीं झुकूंगा। तब एमोंड ने खुद वहां पर दरबार में उन्हें बिहेड कर दिया था। तो उन्हें वैसे मौत तो मिली थी, बट उसका जरिया थोड़ा सा शो में अलग था और बुक में अलग था। तो ऐसे दरबार में सबके सामने यही कुछ 5 लॉर्ड्स को मार दिया जाता है, और उन्हें एकदम बेरहमी से मरते हुए देखने के बाद में बाकी जो भी ब्लैक्स के अब तक के कट्टर सपोर्टर रहे थे, वो सब लोग ग्रीन्स के साइड में शिफ्ट हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें अपना खुद का मौत का डर था और उन्हें अपने हाउसेस को वगैरह लेके भी काफी चिंता सता रही थी। क्राउन लैंड्स के हाउस रॉसबी और हाउस टोकवर्थ, तो ये दोनों हाउसेस वैसे किंग्स लैंडिंग से काफी नजदीक वाले हाउसेस रहे थे। अगर वो यहाँ पे ब्लैक्स को छोड़ के ग्रीन्स को सपोर्ट नहीं करते तो उनके कैसल्स को लिटरली सैक कर दिया जाता और उनके सभी लोगों को काट दिया जाता। तो इसीलिए हाउस रोसबी और हाउस टोकवर्थ ना चाह के भी ग्रीन्स को सपोर्ट करने लगते हैं। इसके बाद में एगोन, एमोंड और क्रिस्टन उनके मन में जो भी आए वो सब अभी करने लगे थे, और जितने भी लोगों का उन्होंने दरबार में सर काटा था उनके सर उन्होंने सिटी गेट्स पर स्पाइक्स में लगा कर रख दिए थे। ऐसा करके उन्हें सबको बताना था कि किंग्स लैंडिंग में अगर कोई भी एगोन को सपोर्ट नहीं करता तो उन्हें ऐसी ही कुत्ते की मौत मिलेगी। इसी में ऐसे ही एक बार वापस एक स्मॉल काउंसिल की मीटिंग होती है, और उस मीटिंग में एमोंड बहुत ही गुस्से में होता है, क्योंकि एमोंड को अभी भी बहुत ही बुरा लगता होता है और उसे बहुत ही गुस्सा आता रहता है कि वो वेगार जैसे दुनिया के सबसे डेंजरस एनिमल ड्रैगन का राइडर था, बट फिर भी उसके ही घर में, उसके ही बिल्डिंग में घुस के उसके नेफ्यू जहेरिस को काट दिया गया था। एमोंड ने देखा था कि उस हादसे की वजह से उसकी बहन हेलेना कैसे पागल हो गई थी। जैसे कि हमने पहले जाना कि हेलेना अभी बस अपने रूम में ही रहती, वो ना किसी से बात करती, ना ही वो अपने कुछ और बच्चों के साथ खेलती। उसका टोटली मेंटल ब्रेकडाउन हो चुका था, और हेलेना के ऐसे कंडीशन के वजह से उसकी ड्रैगन ड्रीम फायर ड्रैगन पिट में बहुत ही जोरों शोरों से यहाँ वहाँ चिल्लाती रहती। मैंने आपको पहले भी बताया था कि हेलेना और ड्रीम फायर का बहुत ही खूबसूरत सा बॉन्ड था। तो ड्रीम फायर को अच्छे से समझने लगा था कि उसकी राइडर हेलेना बहुत दर्द में है, और उसी वजह से ड्रीम फायर भी बहुत ही ज्यादा दर्द में रहती, और वो लिटरली दिन भर चिल्लाती रहती, दिन भर यहाँ वहाँ आग मारती रहती। और उसके वैसा रहने के वजह से इवन वेगार और बाकी के ड्रैगन्स भी अनकंफर्टेबल हो गए थे, और ऐसे भयंकर माहौल के वजह से किंग्स लैंडिंग की सभी जनता बहुत ही ज्यादा टेंशन में थी। तो एक स्मॉल काउंसिल की मीटिंग में एमोंड सीधा गुस्से में कह देता है कि इनफ इज इनफ। वो अभी वेगार पे बैठ के सीधा डायरेक्टली ड्रैगनस्टोन पे जाके हमला करेगा और सबको वहां पे जला देगा। सो ऐसा कह के वो गुस्से में सीधा किंग्स लैंडिंग से निकलने के फिराक में था। उसे सब लोग बोलते हैं कि ऐसा मत करो, बट फिर भी वो निकलने लगता है। बट इतने में तभी वहां पर क्वीन हेलेना ही आती है और उसे वो रोकती है। यहाँ पर हेलेना, एलिसेंट, क्रिस्टन, लैरी स्ट्रॉन्ग और बाकी के सभी ग्रीन्स के स्मॉल काउंसिल के मेंबर्स एमोंड को समझाते हैं कि ऐसे एकदम जोश में अगर तुम वहां पे जाओगे तो अपनी जान गवा बैठोगे, तुम जोश में अपने होश गवा रहे हो। तो यहाँ पर क्रिस्टन कोल ने देखा कि एमोंड और एगोन बहुत ही गुस्से में है, एलिसेंट और हेलेना बहुत ही सैड और डिसअपॉइंटेड है। तो यहाँ पर हैंड ऑफ द किंग क्रिस्टन कोल ने एक ऐसा प्लान बनाया जो कि एक बहुत ही डेडली प्लान रहा था। यहाँ पर क्रिस्टन कोल ने सीधा स्मॉल काउंसिल के मीटिंग में कह दिया कि हमारे बेबी प्रिंस जहेरिस को रेड किप के कैसल में घुस के मारा गया था, तो इस चीज का बदला हम भी वही चीज करके करेंगे। हम भी ड्रैगनस्टोन में घुस के रहेनिरा के बेटे एगोन, विसेरिस या फिर जॉफ्री को मार देंगे। और उसके इस प्लान के लिए क्रिस्टन ने चूज किया था सर एरिक कारगाइल को। तो यहाँ पर अभी सर एरिक को इसलिए चूज किया गया था क्योंकि एरिक एकदम उसके जुड़वा भाई एरिक के तरह ही दिखता था। तो एरिक अगर सीक्रेटली ड्रैगनस्टोन के आइलैंड पर पहुंचता है तो वहां के कई सारे लोगों को ऐसा लग सकता है कि मानो वो एरिक नहीं है, वो एरिक ही है। तो ये एक थोड़ा सा वियर्ड प्लान था, बट काफी असरदार प्लान होने के इसके चांसेस थे। सर एरिक कारगाइल के लिए ये एक मिशन इम्पॉसिबल था, बट वो ये चीज अपने रानी
रानी हेलेना के लिए करने के लिए रेडी हो गया। एरिक ने वैसे तो पहले ये मिशन एक्सेप्ट किया था, कबूल किया था, बट जाने के पहले वो किंग्स लैंडिंग के सेप्ट में जाके सभी गॉड्स के सामने हाथ जोड़ के माफी मांगता है कि वो कुछ छोटे बच्चों का कत्ल करने जा रहा है। वो सभी गॉड्स के सामने घुटने टिका कर रो देता है, बट वो भी क्या ही करेगा, वो अपने वाउज, अपने प्रतिज्ञा से बंधा हुआ था और इसी वजह से वो उस रात शिप पे बैठता है और अगले ही दिन सुबह वो शिप ड्रैगनस्टोन पर पहुंच जाती है। ड्रैगनस्टोन पर एरिक उतरता है और वो धीरे धीरे ड्रैगनस्टोन के आइलैंड से रास्ता बनाते बनाते सीधा कैसल के तरफ निकल जाता है। कई बार एरिक को ड्रैगनस्टोन के आइलैंड पर कुछ लोग देखते हैं, बट उन्हें तो ऐसा ही लगता है कि मानो वो सर एरिक है, ना कि एरिक। मतलब कुछ हद तक क्रिस्टन का वो ट्विंस वाला प्लान यहाँ पे सक्सेसफुल हो रहा था। इवेंचुअली कुछ ही टाइम के बाद में सर एरिक रॉयल अपार्टमेंट्स में घुसते हैं और वहां पर उन्हें एकदम अच्छे से सीक्रेटली रास्ता बनाना था डायरेक्टली छोटे प्रिंस के कैबिन तक। बट वहां पर पहुंचने के पहले ही एक जगह पर सर एरिक के सामने आ गया सर एरिक कारगाइल। वहां पर सर एरिक एक दूसरे को देखते हैं और सर एरिक जैसे ही अपने भाई एरिक को देखता है तो उसे वही के वही समझा कि उसका ट्विन ब्रदर वहां पर क्यों आया होगा। यहां पर सर एरिक को बताता है आई लव यू ब्रदर, और इसके बाद में वो अपनी स्वॉर्ड बाहर निकालता है। दूसरे तरफ से एरिक भी उसे कहता है आई लव यू टू ब्रदर, और वो उसकी भी तलवार बाहर निकालता है। फिर उसके बाद में जो वहां पर हुआ वो वेस्टेरोस के इतिहास में आज भी हर घर में बताई जाने वाली कहानी साबित हुई। दोनों एक दूसरे को समय देते हैं ताकि वो अपना आर्मर अच्छे से पहन सके और दोनों भी वहां पर ड्रैगन स्टोन के यार्ड में एक दूसरे के सामने आते हैं एंड देन देयर फाइट स्टार्ट्स। ये फाइट इजीली डांस ऑफ द ड्रैगन की एक सबसे इमोशनल फाइट रही थी। ब्लैक्स के साइड के सभी लोग ये फाइट उनके आंखों से अपने सामने देखते हैं। अभी आप कहोगे कि क्विकली कोई एरिक को जाके बचाता क्यों नहीं है और सीधा एरिक को क्यों नहीं मार देता? तो इसका रीजन ये था कि वो फाइट देखने वालों में से किसी को भी पता ही नहीं चल रहा था कि एरिक कौन है और एरिक कौन है। वो दोनों भी एकदम सिल्वर कलर के शाइनिंग आर्मर में एक दूसरे से फाइट कर रहे थे और उनकी दोनों की हाइट सेम, उनकी दोनों की तलवारबाजी करने की टेक्निक सेम। तो उसके वजह से किसी को समझ में ही नहीं आ रहा था कि हु इज एरिक एंड हु इज एरिक। ऑलमोस्ट आधे घंटे तक ये दोनों भी कारगाइल ट्विंस एक दूसरे के खिलाफ एकदम जाबाजी से लड़ते हैं। वो दोनों भी एकदम इक्वली अच्छे फाइटर्स थे और इवेंचुअली दोनों ने भी एक दूसरे को इतना बुरी तरीके से इंजोर्ड किया था कि वो दोनों एक ही समय पर एक दूसरे को मार देते हैं। इवेंचुअली जब वो दोनों अपनी आखिरी सांसें लेते होते हैं तब वो दोनों एक दूसरे के बाहों में रोते रोते दम तोड़ते हैं। डांस ऑफ द ड्रैगन्स के भयानक वॉर में लाखों मेन एट आर्म्स और हजारों नाइट्स मारे गए, बट वेस्टरोस के सिंगर्स आज तक सबसे ज्यादा इन कारगाइल ट्विंस के लिए गाना गाते हैं। ये कहानी मतलब उनके वाउस की, उनके प्रतिज्ञा की एक कहानी थी। सर एरिक ने अपने क्वीन हेलेना का बदला लेने के लिए जान दे दी तो सर एरिक ने अपने क्वीन के बच्चों के सुरक्षा के लिए उसने जान दे दी। तो ये वैसे एक बहुत ही क्यूट, दिल दहलाने वाली स्टोरी रही थी, बट यहाँ पर भी अपने तीनों क्रॉनिकलर्स थोड़ा सा अलग अलग कहानी बताते हैं। तो सबसे पहले तो अब तक आपको मैंने जो भी बताया वो एक्चुअली ग्रैंड मास्टर मंकन ने बताई हुई कहानी थी। मतलब कैसे कारगाइल ट्विंस ने एक दूसरे को मारा, बट कैसे उन दोनों ने एक दूसरे के बाहों में एकदम इमोशनल होके दम तोड़ा था। ये कहानी एक्चुअली ग्रैंड मास्टर मंकन ने हमें बताई थी। बट मशरूम की कहानी थोड़ी सी डिफरेंट रही थी। मशरूम के मुताबिक एक्चुअली दोनों एक दूसरे को इस फाइट में गाली दे रहे थे। दोनों भी फाइटर्स एक दूसरे को ट्रेटर कह के चिल्ला रहे थे और पहले एक्चुअली रेनिरा के एरिक ने एरिक को मार गिराया, बट कुछ 4 दिनों के बाद में बहुत ही बुरे इंजुरीज की वजह से एरिक मरता है। तो हमें ऐसी यहाँ पर 2 अलग अलग चीजें पता चलती है। अब यहाँ पर आई होप कि मशरूम की वो जो कहानी थी कि दोनों एक दूसरे को गाली देते हुए मरते हैं, वो वाली कहानी आई होप हाउस ऑफ द ड्रैगन शो में नहीं दिखाए है। मुझे पूरा यकीन है कि मेरे
मेरे तरह ही आपको भी ग्रैंड मिस्टर मनकन की इमोशनल कारगिल ट्विंस की कहानी ज्यादा पसंद आई हो, तो अभी वक्त ही बताएगा कि शो में हमें कारगिल ट्विंस की फाइट कब देखने मिलती है। और वो जो एक फाइट रहेगी वो एक बहुत ही इमोशनल लम्हा सभी के लिए रहेगा, और वो एक बहुत ही अच्छा मोमेंट पूरे सेकंड सीजन में होने वाला है। तो दोस्तों एनीवेज ये फाइट तो खत्म होती है, बट ये फाइट वगैरह जैसे वहां पर ड्रैगन स्टोन पे शुरू थी, तो उसी के यही कुछ 2 दिनों के बाद में अचानक से ग्रीन्स की आर्मी अटैक करती है डस्केंडल पर। तो क्लब फुट लैरी स्ट्रॉन्ग के वजह से एगोन द सेकंड को पता चल गया था कि डस्केंडल के हाउस डार्कलिन ने ब्लैक्स को यानी रेनिरा को सपोर्ट किया है, तो उसे अभी सबक सिखाना जरूरी था। तो जैसे ही ये चीज स्मॉल काउंसिल में सबको पता चलती है, तो क्रिस्टन को यही कुछ 100 नाइट और 1000 मेन एट आर्म्स की आर्मी लेके डस्केंडल पे अटैक करता है, और पूरे डस्केंडल को वो बस कुछ ही घंटों में आसानी से जीतता है। ऑलमोस्ट आधा डस्केंडल तबाह होने के बाद में हाउस डार्कलिन के लॉर्ड डार्कलिन ने वहां पर क्रिस्टन कोल के सामने घुटने टिका दिए, और फिर क्रिस्टन ने उसके रिलेटेड रेवन किंग्स लैंडिंग को भेज दिया। सो क्राउन लैंड्स में जो भी ग्रीन्स के खिलाफ गए थे वो रॉसबी, स्टोकवर्थ और अभी हाउस डार्कलिन यानी डस्केंडल ने भी घुटने ग्रीन्स के सामने टिका दिए थे। ग्रीन्स के आर्मी ने उन्हें सबक सिखाया था, उन्हें तबाह कर दिया था, और उसी वजह से उन्हें ब्लैक्स को छोड़ के ग्रीन्स को अभी सपोर्ट करना पड़ रहा था। बट इसके बाद में सर क्रिस्टन कोल रुकने वाले नहीं थे। अभी डस्केंडल तो जीत लिया गया है, और उसके बाद में अभी उनका नेक्स्ट अटैक होने वाला था रुक्स रेस्ट पर, जहां पर हाउस टाउनटन का कैसल है। तो क्रिस्टन कोल अपनी आर्मी लेके वहां पर अभी अटैक करने के लिए निकलता है, और अभी वहां पर एग्जैक्टली क्या होगा वो जानिए एक एक्साइटिंग एक्शन पैक्ड नेक्स्ट एपिसोड में। Until then, bye and take care.